हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स 1966 पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो आपका इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और सोशल एंड कल्चरल राइट्स जो है, इसमें डिफरेंस क्या है। जिस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही आपकी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं। यानी उस देश की कंडीशन कुछ भी हो, इकोनॉमिक रूप से, सोशल रूप से, कल्चरल रूप से, लेकिन उसको आपको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड कराने ही पड़ेंगे और उसके अगेंस्ट में कोई ऐसे कानून नहीं बनाए जाएंगे किसी व्यक्ति के सिविल एवं पॉलिटिकल राइट्स को छीनते हो, उसको कम करते हो। और इसके बाद हम बात करते हैं आपके सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो स्टूडेंट्स, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़े हो। तो जिस तरीके से राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के लिए गाइडलाइन होती है, वैसे ही आपकी सोशल और कल्चरल राइट्स जो है इंटरनेशनल स्तर पे जो आपकी सिग्नेचरी और रेटिफाइड कंट्रीज हैं, उनके लिए गाइडलाइन के तौर पर काम करते हैं। ये किसी राष्ट्र की उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, उसकी सोशल कंडीशंस के ऊपर, उसकी कल्चरल कंडीशंस के ऊपर, कौन कौन सी सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस, उसके आधार पे कि उस राष्ट्र के लोगों को ये राइट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रेटिफाइड कंट्रीज और सिग्नेचरी कंट्रीज। रेटिफाइड प्लस सिग्नेचरी कंट्रीज, ये तीन टॉपिक्स हैं आपके, रेटिफाइड, सिग्नेचरी, रेटिफाइड प्लस सिग्नेचरी कंट्रीज। तो सिग्नेचरी कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर साइन करते हैं। साइन करने का मतलब वो ये बात कहती है कि हम अपने स्टेट में, स्टेट जो वर्ड से इंटरनेशनल लॉ में वो किसी कंट्री से है, तो वो कहते हैं कि हम अपने स्टेट में या अपनी कंट्री में ऐसी कोई लॉज नहीं बनाएंगे जो आपकी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को कम करती हो या आपकी सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक राइट्स को कम करती हो या छीनती हो। लेकिन अगर उसी राष्ट्र ने सिग्नेचर के बाद उसको रेटिफाइड किया है, तो वहां पे आपको कानून तो नहीं बनाने पड़ेंगे ऐसे, लेकिन रेटिफाइड के साथ में आपको सोशल, इकोनॉमिक और सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं अपने यहाँ पे कानूनी रूप से लागू करने पड़ेंगे। ये होता है रेटिफाइड का मीनिंग। अब बात करते हैं कि जिसने सिग्नेचर किए हैं और उसने रेटिफाइड किए हैं, तो उसको अपने यहाँ पे कानून लागू करने पड़ेंगे। कानून कौन को यहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स का, सिविल राइट्स के, कल्चरल राइट्स के, सोशल राइट्स को देना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं 1966 का आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। इसमें आपके 31 आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिसको 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपके 6 से लेकर के 10 तक। तो पहले हम डिस्कस करते हैं 6, आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है चुना हुआ कार्य करने का अधिकार। मतलब आपने जिस काम को करने के लिए डिसाइड किया है कि हमें कौन सा वर्क करना है, किस वर्क को हमें करना चाहिए, किसको हमें नहीं करना चाहिए, जो आपने डिसाइड किया है वो कार्य करने का आपका राइट्स होगा। कोई कंट्रीज ऐसे लॉ नहीं बनाएगी अपने यहाँ पे जो रेटिफाइड हैं, जिन्होंने इस राइट्स को रेटिफाइड किया है, जिन्होंने सिग्नेचर किया है कि अगर आपकी लिबर्टी है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, तो आपके पास में राइट्स है और आप उस कार्य को करेंगे। ऐसे लॉ नहीं बनाए जाएंगे जो आपके काम करने के राइट्स को छीनते हों। नेक्स्ट है आपका न्याय संगत तथा अनुकूल दशाओं में कार्य का उपभोग करने का अधिकार। अब आप जो कार्य करने का आपने डिसीजन लिया है कि हमें क्या वर्क करना है, उस वर्क को करने के लिए आपके पास में जस्टिफिकेबल कंडीशंस होने चाहिए, न्याय संगत दशाएं आपकी होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपकी कैटेगरी के जो वर्कर हैं सभी को इक्वल रूप से
वेतन मिलना चाहिए, सैलरी उनकी मिलनी चाहिए, इक्वल कार्य के लिए इक्वल पे, इक्वल वर्क टू इक्वल पे, और उसे अपना कार्य में एंजॉय करने का, यानी जो वर्क वो कर रहा है उसमें एंजॉय करने का भी उसको राइट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रेशराइज हो के वो उस कार्य को करें। नेक्स्ट है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहती है कि व्यवसायिक संघ बनाने का और उसमें शामिल होने का अधिकार, यानी जिस स्टेट ने अपने यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स अडॉप्ट किए हैं, उसको रेटिफाइड किया है या सिग्नेचर किए हैं, तो वहाँ के प्रत्येक एवरी पर्सन जो है वहाँ का, उसके पास में राइट्स होगा कि वह पर्सन अपना यदि कोई स्वयं का बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए कोई भी ट्रेड यूनियन बना सकता है या किसी अन्य ट्रेड यूनियन में शामिल हो सकता है, पार्टिसिपेट उस ट्रेड यूनियन में कर सकता है। ये उसके पास में फ्रीडम है पूरी। अब कोई उसको ये नहीं कह सकता कि आपको ये वाला ट्रेड यूनियन ज्वाइन नहीं करना है, दूसरा ट्रेड यूनियन आपको ज्वाइन करना है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, उसको पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये उसका खुद का अपना लिबर्टी होगी, खुद की उसकी अपनी फ्रीडम होगी कि उसे कौन सा ट्रेड यूनियन ज्वाइन करना है, किसके लिए ट्रेड यूनियन बनाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपका आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 कहता है आपकी सोशल सिक्योरिटी आपकी होनी चाहिए, यानी उस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई वहाँ की गवर्नमेंट, जिसमें आपका सामाजिक यानी सोशल इंश्योरेंस जो होता है वो भी इंक्लूड है। तो इसमें आपने बहुत सारे, जैसे आपने डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़े होंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि राज्य जो है वेलफेयर, स्टेट वेलफेयर के लिए कार्य करेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए कार्य करेगा, और निःशुल्क विदेश सहायता के लिए भी है, प्रसूति सहायता के बारे में भी बंद किए गए हैं, कार्य की मनोवांछित दशाओं के पाने के लिए प्रोविजंस किए गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, लोगों का जो सोशल स्टेटस है उसको मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 10। आर्टिकल 10 कहता है कि किसी भी राष्ट्र के नागरिक को अपना फैमिली बसाने का, मातृत्व सुख का, बच्चों का और युवा जो पर्सन्स हैं उनके संरक्षण के लिए और उनकी सहायता के लिए कानून बनाए जाएंगे। और जो व्यक्ति है जो मैरिज करना चाहता है, विवाह में उसकी खुद की सहमति होनी चाहिए, उसके ऊपर ना तो सामाजिक रूप से ना ही धार्मिक रूप से